Good morning, students. This is our new class of 12th subject English, poetry. Till now, we have studied 3 poems, Noble Nature, Boy's Song, and 7 Ages of Men. Now, this one is our next poem. As you can see, the name of the poem is The Snare. If you remember the word snare, in our previous poem, that was the Boy's Song, in the second line, the poet has used the same word, the snare. If you remember, all the birds of the air began to me because I said no snare, क्योंकि मैं फंदा नहीं लगा था. So basically, the word snare means fanda. So let's start the poem. First, if you can see the poem, first I would read the poem. There are 1, 2, 3 and 4 stanzas, means 16 lines. But again, this is a new pattern of poetry that was contemporary at that time. This poem is composed by James Stephens. See, if you can see, the last line which ends a stanza, again the new stanza starts with the same. But I cannot tell from where, right? Again, but I cannot tell from the where. In second stanza, the last line, making everything afraid. Again, the third starts with the same, making everything afraid. And the fourth one, and I cannot find the place. The fourth one starts with, and I cannot find the place. So, this is the pattern of the poem. अब एक और बात, अगर आपने अपनी कॉपी पेन या पेंसिल और बुक नहीं लिए, तो आप जाकर के जल्दी से दौड़ करके ले लीजिए, क्योंकि इस पोइट्री में कुछ आपको मीनिंग्स लिखने हैं और इसको समझना भी है और आफ्टर वीडियो इसको रिवाइज भी करना है. सो जल्दी से अपने आसपास सब चीज़ें लेके बैठिए. और मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मेरी जब भी क्लास हो, ट्राई टू अटेंड द क्लास विथ पेंसिल, बुक्स, नोटबुक्स, एवरीथिंग. सो let's start the poem. I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I can hear the cry again, but I cannot tell from where. अगर हम बिल्कुल इजी तरीके से इसका ट्रांसलेशन भी करें, since you are studying in class 12th, so I think that you are enough intelligent to understand the text by reading the lines. तो इसको खाली पढ़ेंगे. I hear a sudden cry of pain. मैं अचानक एक चीखने की, दर्द के मारे चीखने की आवाज़ सुनता हूँ. Just I am translating. There is a rabbit in a snare. एक फंदे में एक खरगोश है. Now I hear the cry again. मैं वो चीख वापस सुनता हूँ. But I cannot tell from where. लेकिन but I cannot tell, मैं नहीं कह सकता from where ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. बिल्कुल सिंपल अनुवाद है. Now we move on. But I cannot tell from where. The last line where the first stanza ended, the new line starts with second. Okay. He is calling out for aid. If you can see the word aid. Aid का मतलब होता है first aid. Aid का मतलब होता है मदद. यहाँ पे देखिए मदद लिखा हुआ है. So, but I cannot tell from where. मैं ये नहीं कह सकता उसकी आवाज़ कहाँ से आ रही, लेकिन वो चीख के क्या कह रहा है. He is calling out for aid. वो मदद के लिए पुकार रहा है. Crying on the frightened air. Frightened means डरावनी. अब यहाँ पे air का मतलब हवा नहीं है, यहाँ पे air का मतलब है वातावरण. हम वातावरण की बात कैसे करते हैं? जब आपने देखा होगा कि किसी लड़की की विदाई हो रही होती है ना, देखा होगा आपने अपने परिवार में, आस पड़ोस में, तो क्या वातावरण होता है? आप देखते हैं कि सभी लोग रो रहे होते हैं. सो नाउ देर इज नो बडी हु इज मेकिंग देम क्राई. कोई आकर के ऐसा नहीं बोल रहा है तुमको रोना है, तुमको रोना है, तुमको रोना है. बट बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट एटमोस्फियर, आप उस वातावरण के भाग हो, इस कारण आपकी जो संवेदनाएं हैं, योर फीलिंग्स ऑटोमेटिकली गेट अटैच्ड विद दैट एटमोस्फियर और आपको भी रोना आ जाता है. सिमिलरली इफ वी सी अ सीन ऑफ डेथ इन एनीबडीज हाउस, कोई घर में किसी की मृत्यु हो गई है, एंड एट दैट टाइम आप वहाँ देखते हो कि इफ देयर रिलेटिव्स आर क्राइंग, तो आप भी क्या हो जाओगे? यू विल ऑल्सो डू द सेम. मे बी यू मे नॉट बी रिलेटेड विद दैट पर्सन, लेकिन बिकॉज यू आर देयर एंड यू आर प्रेजेंट इन दैट एटमोस्फियर, आप रोने लग जाओगे. सो यहाँ पर हम देखेंगे क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर. उस खरगोश ने इतना चीखा है कि चारों तरफ उसकी चीखे ही चीखे सुनाई दे रही है. तो वातावरण जो है वो भयभीत हो गया है. मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर कुछ अफ्रेड हो गया. अफ्रेड का मतलब यहाँ पे बोलेंगे डरावना हो गया, भयभीत हो गया है.
जैसे हम बात करेंगे, अगर आपने किसी जंगल का वीडियो देखा हो तो अचानक अगर जैसे कोई शिकारी बंदूक चलाता है या शेर गरजता है या ऐसा कुछ घटना होती है तो एकदम आकाश में देखेंगे चारों तरफ से पक्षी एक साथ उड़ने लग जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, सब कुछ भयभीत हो जाना। नेक्स्ट, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। अब एक वर्ड आ रहा है, देखिए यहाँ पे व्रिंकलिंग। व्रिंकलिंग किसको कहते हैं? सल पड़ना। अगर आप किसी को दर्द, जैसे मुझे भी दर्द हो रहा है तो मैं चेहरा ऐसा करूंगा, व्रिंकल्स, इसको झुर्रियां बोलते हैं। व्रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, दर्द के मारे उसका छोटा सा खरगोश का जो चेहरा है वो झुर्रियों से पड़ गया है। एज ही क्राइज अगेन फॉर द एड, और उसी झुर्रीदार चेहरे से वो वापस मदद के लिए पुकार मांगता है। एंड नाउ अब पोएट क्या कह रहा है? आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। पहले ये था बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, उसको ये पता नहीं था कि उसकी चीखें कहाँ हैं, अब चीखें कहाँ से आ रही है, तो वो जंगल में घुस गया है। बट आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, अब जंगल में तो है, उसको आवाज सुनाई दे रही है लेकिन वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको जगह नहीं मिल रही है। बट एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मुझे वो जगह नहीं मिल रही है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पो, ये पो होता है पो, पंजा। वेयर इज पो इज इन द स्नेर, कि उसका पंजा कौन से फंदे में फंस गया है। कभी बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वातावरण में इधर से उधर जंगल में ढूंढ रहा है, उसको चीखें सुनाई दे रही है, वातावरण भयभीत हो गया है, लेकिन बट ही इज अनेबल, स्टिल अनेबल टू फाइंड द प्लेस वेयर द रैबिट इज कॉट इन द स्नेर। लिटिल वन, ओह लिटिल वन, देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है यहां पर, ये एक्सक्लेमेशन बताता है आपको, विस्मयादि बोधक भाव दर्शाता है कि बेचारा छोटा सा जानवर, कभी ने देखा ही नहीं उसको अभी तक, लेकिन चीख से वो अंदाजा लगा रहा है छोटा सा एक रैबिट है और कितना बेचारा वो पेन में, इज इन पेन, कितना दर्द में वो, उसके मन में दया भाव उत्पन्न हो रहा है। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, और मैं उसको हर तरफ खोज रहा हूं। सो दिस वॉज द पोएम द स्नेर। अगर हम बिल्कुल कीपिंग द थिंग्स वेरी सिंपल, जैसे मैंने मीनिंग बताया, वापस एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक पहला वर्ड आ जाएगा, मीनिंग आ जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ मैं, तो आपको इजी हो जाएगा। आप देख रहे हैं स्नेर, पहला वर्ड स्नेर का मतलब होता है फंदा, लिख लीजिए आप लोग, फंदा जानवर पकड़ने का। ओके, नाउ दूसरा वर्ड सेकंड में आता है एड, AID, मदद। आपके स्कूल में बॉक्स होता है फर्स्ट एड। हम फर्स्ट एड क्यों कहते हैं? कि पहली मदद क्या, अगर किसी को चोट लगे, समवन इज इंजर्ड, तो उसको पहली मदद हॉस्पिटल से नहीं मिलेगी, पहले स्कूल से मिलेगी, या फर्स्ट एड बोलते हैं जिसको, एड मदद। फ्राइटन, डरावना, भयभीत करने वाला। एयर, एयर का मतलब हवा है, लेकिन मैंने बताया आपको वातावरण लिखना है आपको। फिर व्रिंकलिंग, ये मेरा शर्ट है, अगर मैं इसको इस तरह से जोर से देखूं तो आप देखिए इसके ऊपर सल पड़ जाएंगे। इंसान के चेहरे पे या जानवर के चेहरे पे सल कब पड़ते? जब वो दर्द से करा रहा हो। व्रिंकलिंग, दर्द से सिकुड़ा हुआ, अप इज लिटिल फेस। ठीक है, ये यहां तक हो गया। और एक ये वहां पे वर्ड आया है पो, PAW, पो, उसका पंजा जो फंदे में फंस गया है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इस पोएम को हमने एक बार मीनिंग से समझा, और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, हार्ड वर्ड्स थे, उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। आप एक बार घर पे कोशिश कीजिएगा इसको समझने की, आप बिल्कुल इजी तरीके से समझ पाएंगे। बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज है, तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में अब हम जब आएंगे तब वी विल टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटीज, द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस पोएट्री। कौन कौन से प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तब तक इसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू। Good morning student. So today's topic is money. This is new lesson. मनी, मुद्रा जो है वो एक नया पार्ट आज शुरू किया है, जिसका पार्ट 1 आज अपन पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो मनी का मतलब होता है पैसा, पैसा, रुपया। जैसे कि अपना देश भारत देश है, तो यहाँ पे जो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो है रुपीज़। पैसे पहले चलते थे, अब तो रुपीज़ ही चलते हैं, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, है ना। 1 रुपये से लेके बड़ी से बड़ी जो भी करेंसी है अपने देश की, वही अपने लिए मनी है। तो मनी जो है, मनी का, मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ? हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, इस लेसन का नाम मुद्रा है।
तो मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ, ये भी एक जानने वाली बात है। हम सबको सिर्फ हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं इसीलिए हमें मुद्रा लेसन पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मुद्रा लेसन इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मुद्रा के बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए, मनी के बारे में सबको पता होना चाहिए, एटलीस्ट हमारे देश के लोगों को, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पिलर है। क्योंकि बिना पैसे के, बिना मुद्रा के एक अर्थव्यवस्था, एक इकोनॉमी देश की, जो माइक्रो इकोनॉमी अपन ने पढ़ी थी, मैंने फर्स्ट लेसन में बताया था कि पूरा देश की बात करें तो वो माइक्रो इकोनॉमी हो जाती है, मतलब समष्टि हो जाती है। तो समष्टि का जो एक पिलर है ना, एक जो खंबा है, आधार है, वो पैसा है, मनी है, मुद्रा है। तो ये लेसन बहुत ध्यान से पढ़ना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। इसके बाद लगातार इससे रिलेटेड कुछ लेसन आएंगे, जैसे कि RBI आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक है। तो उनको पढ़ने से पहले हमें मुद्रा लेसन पढ़ना ज़रूरी है। मैंने ये लेसन इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि डायग्राम वाले लेसन मैं अभी नहीं ले रही हूँ। हो सकता है अपने स्कूल ओपन होंगे तब मैं डायग्राम वाले लेसन लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। वो समझने में आपको शायद प्रॉब्लम आ रही है वीडियोस के थ्रू, तो मैंने थियोरी वाले लेसन पहले लिए। पर इनमें भी समझने की, गहराई की, बहुत डीपली समझने की बहुत ज़रूरत है। तो आप जब ये वीडियो देखो तो बहुत ध्यान से इसको सुनो और समझने की कोशिश करो, अपनी किताब खोल के रखो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। तो मनी मतलब मुद्रा। पहला इसका पॉइंट है बार्टर और एक्सचेंज सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का हिंदी में मतलब है वस्तु विनिमय पद्धति। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है। कैसे पढ़ा है मैं बताती हूँ। जैसे कि पहले के ज़माने में जब पैसा नहीं होता था तब लोग वस्तु के बदले, गुड्स के बदले गुड एक्सचेंज करते थे, या सर्विस के बदले गुड, या गुड के बदले सर्विस, या सर्विस के बदले सर्विस, ऐसे एक्सचेंज करते थे, मतलब बदलते थे आपस में। क्योंकि पैसा तो है नहीं कि भाई ला एप्पल दे, मैंने तेरे को इतने पैसे दे दिए। एप्पल खरीदते पैसे देते हैं, कुछ भी खरीदते पैसे देते हैं, लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो क्या देंगे उसके बदले। तो उसके बदले सामने वाले को अगर हमने कुछ चीज़ दी है तो वो भी हमको कोई ना कोई चीज़ देगा। इसी को बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। इसमें पैसे वैसे कुछ नहीं होते। ये कब होता था? ये बहुत पहले के टाइम में होता था जब मुद्रा थी नहीं, कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, तब बार्टर एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो बार्टर एक्सचेंज में क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ बार्टर एक्सचेंज। अब बार्टर एक्सचेंज में कुछ प्रॉब्लम भी है। जैसे क्या प्रॉब्लम है वो अपन पढ़ेंगे। कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की। देखो ये वस्तु विनिमय प्रणाली वाला क्वेश्चन जो है 2012 से जब से मैं पढ़ा रही हूँ लेके अभी तक कम से कम हर पेपर में पूछा गया, एक आध बार कभी नहीं पूछा गया होगा, बाकी हर बोर्ड एग्जाम में बार्टर एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और ये बहुत इजी है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लो। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु देना, जिसमें कोई मुद्रा नहीं होती। गुड्स के बदले गुड एक्सचेंज करना, देयर इज़ नो मनी इन बिटवीन द ट्रांजेक्शन, ओके। प्रॉब्लम ऑफ बार्टर एक्सचेंज, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ कठिनाइयाँ होती है वस्तु विनिमय प्रणाली में, वो देखते हैं। पहली प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब यहाँ पे एक कठिनाई या एक प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमें बार्टर एक्सचेंज सिस्टम करना है, वस्तु विनिमय प्रणाली में चीज़ें खरीदनी या बेचनी है, तो उसके लिए हमें ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता है जो हमारे साथ चीज़ें एक्सचेंज करने को, बदलने को तैयार हो। जैसे आपको एप्पल खरीदना है और बदले में गेहूँ देना है, तो आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूँ चाहिए और जो उसके बदले आपको एप्पल देने को तैयार हो। ऐसा इंसान मिलना आपके लिए मुश्किल है। मतलब लोग क्या करते होंगे उस समय, गांव भर में ढूंढते होंगे कि ऐसा इंसान मिले जो मैं जो बेचना चाहता हूँ वो खरीदना चाहता हो, और जो मैं खरीदना चाहता हूँ जो मैं बेचना चाहता हूँ वो खरीदना चाहता हूँ, और जो मैं खरीदना चाहता हूँ वो बेचना चाहता हूँ। ऐसा इंसान उनको ढूंढना पड़ता होगा। ये एक बहुत कठिनाई की बात है, एक बहुत प्रॉब्लम की बात है। तो प्रॉब्लम ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये होना बहुत ही मुश्किल बात है, ऐसा इंसान ढूंढना, ठीक है।
दूसरी कठिनाई क्या है? डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स। गुड्स की, वस्तु की सही कीमत का पता ही नहीं चलता बार्टर एक्सचेंज में, वस्तु विनिमय प्रणाली में। क्योंकि जैसे हमें पता है कि हम कहीं पे भी कुछ खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं, जैसे आलू खरीदने गए, हाँ भाई आलू कैसे दिया, क्या भाव चल रहा है, 1 किलो का क्या भाव है, ऐसे ही पूछते हैं और उसके बदले पैसे दे देते हैं। मतलब कुछ भाव फिक्स होता है। भाव फिक्स कैसे होता है? क्योंकि मुद्रा है, मनी है, मनी के हिसाब से जब सब चीज़ों का भाव फिक्स होता है, किसी का 10 रुपया, किसी का 1 रुपया, किसी का 5 रुपया, किसी का 1000 रुपया, किसी का उससे ज़्यादा। ठीक है, महंगी से महंगी वस्तु होती है तो सस्ती से सस्ती वस्तुएं भी होती है। लेकिन जब मुद्रा है ही नहीं तो उनकी परफेक्ट कीमत का पता कैसे चलेगा? जैसे गेहूँ 1 किलो एक्सचेंज हो रहे हैं 1 किलो एप्पल के बदले, क्या ये सही है? जबकि एप्पल अपने यहाँ पे तो बहुत महंगे हैं और गेहूँ उसके मुकाबले बहुत सस्ते हैं। तो अब 1 किलो दोनों आपस में सेम वजन में एक्सचेंज कर देंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से तो एप्पल तो बहुत महंगे होते हैं। पर अब उस समय यही प्रॉब्लम थी कि किसी की सही कीमत पता ही नहीं थी, तो ऐसे ही काम चलाओ करते थे एक्सचेंज। फ्यूचर सेविंग नॉट पॉसिबल। अच्छा, अभी तो हम लोग फ्यूचर सेविंग करते हैं, जैसे कि 100 रुपया बचाया, 500 रुपया बचाया और जमा करते रहते हैं, फ्यूचर में काम आएगा। नोट कोई पड़े पड़े सड़ते तो नहीं है ना, सिक्के कोई पड़े पड़े सड़ते तो नहीं है, उनको सेव किया जा सकता है ना। एक छोटे से पर्स में भी आ जाते हैं या बैंक में रख दो, कैसे भी सेव कर सकते हैं। लेकिन अब पहले के ज़माने में जब मुद्रा थी ही नहीं, तो अब जैसे कि कोई सब्जी वाला है, अब उसको अमीर बनना है या अपना धन बचाना है, तो कैसे बचाएगा? सब्जियों को सेव कर करके रख सकता है कि 1 साल तक सेव करता हूँ, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बेचूंगा, सब्जियाँ खराब नहीं हो जाएगी। गेहूँ वाला गेहूँ को कितना सेव करके रख सकता है? तो किसी भी रूप में वो लोग उसकी सेविंग कर नहीं सकते, है ना। तो पहले फ्यूचर सेविंग मतलब भविष्य के लिए बचत करना भी बहुत मुश्किल था। ये किस में मुश्किल है? वस्तु विनिमय पद्धति या प्रणाली में मुश्किल है। प्रॉब्लम इन एक्सचेंज ऑफ इंडिविजिबल गुड्स। इंडिविजिबल गुड्स मतलब एक वस्तु के, अभी जैसे हम कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं तो हम छोटे छोटे हिस्सों में भी लेते हैं, जैसे पाव किलो लिया, आधा किलो लिया, 1 किलो लिया, 2 किलो लिया और बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो हम टुकड़ों में नहीं ले सकते। अब हमारे पास जितने पैसे होते हैं उस हिसाब से हम चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे को आधी गाय दे दो? वो आधी गाय क्या दूध देगी आपको? वो तो वैसे ही मर जाएगी। गाय तो पूरी ही खरीदनी है, अब उसका जो भाव है वो देना ही है ना। तो वैसे ही कुछ चीज़ों के तो टुकड़े होते ही नहीं है। तो पिछले ज़माने में जब मुद्रा नहीं थी, मनी नहीं थी, तब कितनी प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें टुकड़ों में बिकती ही नहीं है, तो वो कैसे चुकाते होंगे? गाय अगर किसी को खरीदनी है, उसके बदले वो क्या ऐसी चीज़ देगा कि वो आदमी पूरा गाय दे देगा? अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो नहीं दे सकता। तो कुछ चीज़ें तो एक साथ ही लेनी पड़ती हैं, तो उस समय ये भी प्रॉब्लम होती थी, है ना। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सी कठिनाइयाँ थी, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम थी। उसके बाद है इवैल्यूएशन ऑफ मनी, मतलब मुद्रा की उत्पत्ति। तो मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका नॉर्मल सी बात है, अपने इतिहास में भी पढ़ा है कि पहले के जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे कि धीरे धीरे उन्होंने मुद्रा को इंट्रोड्यूस किया। मनी, एक सिक्का छापा, अपनी सील छापी, जिसे मुद्रा या मनी कहते थे, ताकि लोगों के साथ व्यापार किया जा सके। जैसे पहले सोने के सिक्के आए, फिर चांदी के आए, है ना। जैसे किसी राजा के यहाँ पे सोने की खान निकली तो उसने सोने के सिक्के छाप दिए, किसी के चांदी की खान निकली, चांदी के छाप दिए, है ना। इस तरह से वो मुद्रा चलाते तो धीरे धीरे मुद्रा आई। जैसे एक इंग्लिश वर्ड है मनी, जो मुद्रा को बोलते हैं, ये इंग्लिश वर्ड मनी किससे आया? मोनेटा वर्ड से आया। और मोनेटा जो है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है मोनेटा, और मोनेटा का मतलब होता है गॉडेस जूनो। गॉडेस जूनो मतलब रोम जो देश है, रोम जो जगह है, वहाँ की देवी है, उनका नाम जूनो था। उस
गॉडेस जूनो को मोनेटा भी कहा जाता था। तो उस मोनेटा वर्ड से इंग्लिश में वापस मनी वर्ड आया, और मनी का मतलब ही मुद्रा होता है हिंदी में, ठीक है। और ये जूनो जो देवी थी ये हेवन की देवी थी, हेवन मतलब स्वर्ग की देवी थी। और इसकी कई परिभाषाएं भी हैं मनी की, जिसमें से किनले की जो परिभाषा है, मनी इज सच अ कॉमोडिटी विच इज जनरली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब मनी, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो हर कोई चीज़ों के बदले एक्सचेंज करता है, ठीक है, और उसे एक्सेप्ट भी करता है। कोई ना नहीं बोलेगा कि मैं मनी नहीं लूँगा या मनी नहीं दूंगा, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये था मनी। और मनी में अगर कोई कठिनाई हो तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप यहाँ पे आके मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और पिछला जो लेसन था अपना, पिछले लेसन का नाम था कैशलेस ट्रांजैक्शन, नकद विहीन लेन देन। तो नकद विहीन लेन देन का क्या था, उसमें जो वो 2 पार्ट में मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो उसके जो नोट्स होंगे नकद विहीन लेन देन के, वो आज या कल मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगी, पिक्स खींच के भेजूँगी या जैसे भी आपको सेंड किए जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो भी नोट्स होंगे वो पूरे करके मुझे भेजने हैं। बहुत से हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो वर्क करके उन्होंने अभी तक मुझे पिक्स नहीं भेजे। जैसे इंग्लिश मीडियम में प्रियांशु है, और भी है, रोहित है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नहीं भेज रहे। इंग्लिश मीडियम वालों के तो बहुत ही कम आए हैं, मुझे 2-3 ने ही कुछ पिक्स भेजे हैं होमवर्क के, बाकी किसी ने नहीं भेजे। हिंदी मीडियम में भी कुछ बच्चों ने पिक्स अभी तक नहीं भेजे। तो कम से कम पुराना जो अपना लेसन था, है ना, डिमांड मांग वाला लेसन, उसके पिक्स भेजो। आप लोग इस चीज़ को अगर सीरियसली नहीं लोगे तो आपका करियर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 12वीं के जो परसेंटेज होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। पता नहीं अब कैसे क्या होगा, लेकिन ये बात तो आपको भी पता है कि बोर्ड की एग्ज़ाम तो होती है, अभी भी हुई थी, तो होगी बोर्ड की एग्ज़ाम, है ना। तो परसेंटेज भी आएंगे, तो सोच लो परसेंटेज आगे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को दोगे या किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे तो 12th के परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। आपको ये लग रहा होगा कि कौन देखने वाला है, टीचर वगैरह देख नहीं रहे हैं, क्या पढ़ना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, आपको खुद को स्ट्रिक्टली पढ़ना पड़ेगा। यही टाइम है जब आप अपने आप को टेस्ट करो कि आप कितने डिसिप्लिन में रख सकते हो खुद को और पढ़ सकते हो, है ना। यही टाइम है, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करो और अच्छे से पढ़ाई भी करो, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट जो होगा अपना पार्ट 2, उसमें हम लोग देखेंगे कि आगे मनी में क्या है। ओके, थैंक यू। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और चौथा पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी कि एक ही इलस्ट्रेशन के अंदर आपको सारी चीजें सीखने मिलेगी। तो ध्यान से देखिएगा इस इलस्ट्रेशन को, कोई भी स्टेप आप मिस मत कीजिएगा, वरना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आपको इलस्ट्रेशन अच्छे से समझना है, उसके बाद उसके अंदर चारों स्टेप्स के बारे में जो बताया जाएगा उसको ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसे नोट भी कर सकते हैं। के और आर 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार थे। साझेदारों के मध्य निम्न शर्तें तय हुई। पहली, पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक की दर से। दूसरा, आहरण पर ब्याज 5% वार्षिक की दर से। तीसरा, व्यापार को संचालित करने हेतु के को वेतन ₹5,000 प्रति माह। 31/3/2017 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए निम्न सूचनाएं उपलब्ध हैं। 1/4/2016 को के की पूंजी ₹2 लाख। 1/4/2016 को के का चालू खाता ₹12,000 क्रेडिट बैलेंस। 1/4/2016 को आर का चालू खाता ₹4,000 डेबिट बैलेंस। के द्वारा 1/10/2016 को अतिरिक्त पूंजी लगाई गई ₹80,000। वर्ष के दौरान आहरण
के रुपए 20,000 और वर्ष के दौरान आहरण आर के 20,000 रुपए। वर्ष के लाभ 1,34,000 रुपए। जनरल प्रविष्टियां दीजिए तथा लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, पूंजी खाते भी बनाइए, यह मानते हुए कि स्थिर पूंजी खाता विधि अपनाई जाती है। K and R were partners sharing profit in the ratio of 3:2. Following terms were agreed upon between the partners. First, interest on capital at the rate of 10% per annum. Second, interest on drawing at the rate of 5% per annum. Third, salary to K for conducting business of the firm rupees 5,000 per month. Following informations are available for the accounting year ended 31st March 2017. Capital of K on 1st April 2016 2 lakh rupees. Capital of R 1/4/2016 1,20,000 रुपए. Current account of K on 1 April 2016 12,000 credit balance. Current account of R on 1st April 2016 rupees 4,000 debit balance. Additional capital by K on 1st October 2016 rupees 80,000. Drawings during the year by K rupees 20,000. Drawings during the year by R rupees 20,000. Profit for the year rupees 1,34,000. Past journal entry, prepare profit and loss appropriation account and show capital accounts of partners assuming capital are fixed. चलिए क्वेश्चन को हमने क्या किया है, शॉर्ट कर लिया है ताकि हमें समझने में और इजी रहेगा। देखिए के और आर पार्टनर है, किस रेशो में है 3:2 में। फर्स्ट उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देना है कितना 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का देना है 5% पर एनम, यानी कि ये दोनों चीजें इन दोनों को मिलेगी। उसके बाद सैलरी के बारे में कहा है कि 5,000 पर एनम पर मंथ आपको देना है, किसको, सिर्फ के को, यानी कि आर को सैलरी का कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद कैपिटल जो दे रखी है 2 लाख रुपए ए की और आर की कितनी है 1,20,000 रुपए। करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ए का है 12,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस और आर का है 4,000 रुपए डेबिट बैलेंस, यानी कि इसका क्रेडिट बैलेंस यानी कि ये फर्म से मांग रहा है पैसा और डेबिट बैलेंस का मतलब है फर्म इस आर से पैसे मांग रही है। डेबिट का मतलब होता है माइनस का बैलेंस हो गया इसका। फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल के बारे में बता रखा है, के ने एडिशनल कैपिटल के कितने लगा रखे हैं 80,000 रुपए 1/10/2016 को, जबकि आर ने एडिशनल कैपिटल का कुछ भी नहीं लगाया है। उसके बाद ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, दोनों ने 20,000 साल के दौरान 20,000 रुपए का आहरण यानी कि ड्रॉइंग्स किया है। फिर उसके बाद प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट एंड ऑफ ईयर में 1,34,000 का प्रॉफिट हुआ है जो टोटल फर्म का प्रॉफिट है, जिसको इन दोनों के अनुसार एडजस्टमेंट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री लिखनी है सबसे पहले, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड थर्ड आपको क्या रहेगा फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना है, यानी कि आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि इस एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको चारों चीजें सीखने मिलेगी। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ए और आर 3:2 में पार्टनर्स हैं, यानी कि 3:2 में पार्टनर है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% है, सैलरी एक को ही दी जा रही है 5,000 रुपए पर मंथ, यानी कि एक महीने के 5,000 रुपए, तो आपको 12 महीने के निकालने पड़ेंगे 60,000 रुपए पर ईयर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सैलरी का कुछ नहीं देना है, कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, करंट अकाउंट है जिसमें ये ध्यान रखना है इसका नेगेटिव बैलेंस है। फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल दे रखी है, इसमें नहीं दे रखी है, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है, प्रॉफिट है और आपको जर्नल एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में देखना है। तो चलिए जर्नल एंट्री में सबसे फर्स्ट एंट्री कौन सी आएगी वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा है, यानी कि कैपिटल के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि जहां जहां कैपिटल होगी उस पर लगने वाला ब्याज इनको देना है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का 2 लाख रुपए 1,30,000 रुपए। फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल के ने एक बार और लगाई थी 80,000 रुपए, यानी कि ये 80,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर हुआ, यानी कि इसकी जर्नल एंट्री पहले आपको करनी पड़ेगी 80,000 रुपए की। तो ये 80,000 रुपए किसने लगाए हैं, के ने लगाए हैं। के ने जो 80,000 रुपए लगाए हैं कौन सी तारीख को लगाए हैं 1/10/2016 को, तो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, फर्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू के ने कैसा लगाया, तो केस कैपिटल अकाउंट कितना लगाया है
80,000 रुपए डेबिट साइड में, 80,000 रुपए क्रेडिट साइड में। समझना वापस कि एक्स ने पे ने 80,000 रुपए 1/10/2016 को बिजनेस में पैसे लगाए, यानी कि एडिशनल कैपिटल के रूप में लगाए, यानी बिजनेस के अंदर पैसे आए। तो पैसे आएंगे तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। किसने दिया है? ये के ने दिया है, इसलिए के की कैपिटल भी बढ़ेगी, तो कैपिटल बढ़ेगी यानी कि क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, उनका क्रेडिट साइड में एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ बैंक अकाउंट दिया है तो केस कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपए। फिर देखिए एक और एडजस्टमेंट आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करना है। तो यहाँ ड्राइंग के बारे में देखिए, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपए दोनों ने निकाल रखे हैं, यानी कि उनको जरूरत थी, उन्होंने पैसे निकाल रखे हैं 20,000 रुपए। तो इसकी एंट्री जस्ट होगी, सेकेंड एंट्री अपन करेंगे ड्राइंग की। क्या करेंगे? सिर्फ ड्राइंग की। तो जैसे यहाँ बैंक अकाउंट दिया है तो कैपिटल अकाउंट लिखा है, यहाँ पर आ जाएगा के ने निकाला है तो यहाँ लिखेंगे केस ड्राइंग अकाउंट दिया। फिर आर ने भी निकाले हैं 20,000 रुपए, यहाँ लिखेंगे आर्ट्स ड्राइंग अकाउंट दिया टू बैंक, यानी कि 20,000 रुपए दोनों ने निकाले हैं। तो ड्राइंग के नाम से एंट्री होगी, केस ड्राइंग के नाम से, आर का आर ड्राइंग्स के नाम से टू बैंक अकाउंट। 20,000 रुपए डेबिट साइड में, 20,000 रुपए इसके भी डेबिट साइड में और 40,000 रुपए क्रेडिट साइड में। तो इस तरह से हमारी दो जनरल एंट्री होगी। सबसे पहले एडिशनल कैपिटल की एंट्री करनी है, फिर ड्राइंग की एंट्री करनी है। चलिए, दो एंट्री होने के बाद हम तीसरी एंट्री देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो 10% पर एनम आपको देना है, यानी कि फर्म दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं के का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए पहले के, और फिर उसके बाद 80,000 रुपए इसने एडिशनल लगाए हैं और जिसकी डेट भी दे रखी है 1/10/2016। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 लाख का अगर 10% निकालें तो कितना होता है? 20,000 रुपए ब्याज। तो इस 2 लाख का हो जाएगा, जो किसका होगा? के का। फिर उसके बाद एडिशनल कैपिटल कितनी है? 80,000 रुपए, जिससे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम का मतलब होता है कि साल भर की ब्याज दर। अब साल भर की ब्याज दर आपने 10% दे रखी है, जबकि इसने पैसा कब दे रखा है? 1/10/2016 को 80,000 रुपए। तो यहाँ से देखेंगे, बुक क्लोज कर रहे हैं अपन 31 मार्च को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि टोटल होते हैं 6 महीने, यानी कि 80,000 रुपए का 6 महीने का ब्याज देना है। कितने महीनों में से? 12 महीनों में से। यानी यहाँ 6/12 क्यों आया? क्योंकि 6 महीने इसलिए हैं क्योंकि अक्टूबर से 31 मार्च तक जाएंगे तो 6 महीने होंगे, और उसके बाद डिवाइड बाय 12 ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पर एनम 10% देना है, यानी कि पूरे साल भर के 12% है आपको 6 महीने के देने हैं। तो यहाँ कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 10 10 10 10। अब बचे अपने पास 80,000 रुपए डिवाइड बाय 2। 80,000 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,000 रुपए, यानी कि यहाँ बचेंगे आपके 4,000 रुपए। इसका मतलब टोटल इसका ब्याज कितना हो जाएगा? 24,000 रुपए। 24,000 रुपए किसका बना? के का। और आर का भी देख लेते हैं, आर ने पैसे कितने लगा रखे हैं? सिर्फ 1,20,000 रुपए। 1,20,000 का 10% निकालिए दोस्तों, अब आप कितना होगा? 12,000 रुपए। वेरी गुड। तो आर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा बनेगा वो बनेगा 12,000 रुपए। तो एक्स का के का बना 24,000 रुपए और आर का बना 12,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया तो किस किस को देना है? के को, आर को। तो के टू आर, लेकिन कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल या करंट अकाउंट? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट भी है, इसलिए सारे ट्रांजैक्शन किसके अंदर जाएंगे? सिर्फ कैपिटल को छोड़ के करंट अकाउंट के अंदर। तो ये इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे केस करंट अकाउंट, आर्स करंट अकाउंट। अभी हमने देखा था कैलकुलेट करके कितना ब्याज आया था इसका, तो 20,000 प्लस 4,000 यानी कि 24,000 रुपए ब्याज इसका बना है, और इसके कितने बने हैं? 12,000 रुपए। 1,20,000 का 10% निकाला था 12,000 रुपए।
और टोटल मिला के इंटरेस्ट का कितना हो गया 36,000 रुपए जो फर्म को पे करना है पार्टनर्स को, यानी कि फर्म पार्टनर्स को देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो अपनी चौथे नंबर पर एंट्री आ रही है, ड्राइंग पर लगने वाला इंटरेस्ट 20,000 रुपए, 20,000 रुपए जिसमें डेट के बारे में कुछ नहीं दे रखा है और आपको 5% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना है। तो इसका मतलब 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपए, है ना। तो इसका मतलब जहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस हो गया था, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। कहाँ से लेंगे? पार्टनर से लेंगे। तो के ने भी ड्राइंग किया था और आर ने भी ड्राइंग किया था। देखिए यहाँ पर के ने 20,000 रुपए निकाले हैं और आर ने भी 20,000 रुपए निकाले हैं ना। तो के ने 20,000 रुपए निकाले हैं तो यहाँ लिखेंगे केस। अब ये सब वसूल करेंगे करंट अकाउंट से और आर का भी करंट अकाउंट दिया टू कहाँ किस नाम से ट्रांसफर करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस नाम से लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। यहाँ पर 1,000 रुपए, यहाँ पर भी 1,000 रुपए, दोनों मिला के 2,000 रुपए। तो इस तरह से ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस एंट्री हो जाती है और फर्म के लिए इनकम एंट्री हो जाती है। लेकिन पार्टनर्स के लिए ये इनकम होगी क्योंकि पार्टनर्स को ब्याज मिलेगा और यहाँ ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस हो जाएंगे क्योंकि पार्टनर्स को फर्म को वापस पे करना है। तो दोस्तों अभी तक हमारे 2 एडजस्टमेंट हो चुके हैं। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो चुका है। अब अपना आ रहा है सैलरी के बारे में। तो सैलरी किसको दे रहे हैं? सिर्फ के को दे रहे हैं 5,000 रुपए पर मंथ। तो यहाँ पर अपनी नेक्स्ट 5वीं एंट्री जो होगी, यहाँ लिखेंगे केस। के को किस नाम से दे रहे हैं? सैलरी के नाम से। तो यहाँ लिखेंगे केस सैलरी अकाउंट दिया टू केस करंट अकाउंट, यानी कि केस सैलरी दे रहे हैं, सैलरी एक्सपेंसेस है फर्म के लिए तो डेबिट में लिखेंगे और केस करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि करंट का बैलेंस सैलरी से बढ़ जाएगा, यानी कि केस पैसा मांगने लग जाएगा। तो यहाँ देखिए 5,000 रुपए पर मंथ है, यानी कि 1 महीने के 5,000 रुपए। तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे? क्योंकि साल भर तक साल भर की सैलरी देनी पड़ेगी। तो 12 × 5 करेंगे कितने हो जाएंगे? 60,000। वेरी गुड। यहाँ लिखेंगे 60,000 रुपए, यानी कि 60,000 रुपए की पूरी साल भर की एक ही सैलरी हो जाएगी। जबकि आर की सैलरी के बारे में कुछ नहीं कहा है तो आर को सैलरी नहीं देनी है। 1, 2, 3, 4 और 5 जनरल एंट्री हमने सीख ली। उसके बाद देखते हैं और कोई जनरल एंट्री बचेगी क्या? तो यहाँ देखते हैं हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया है, सैलरी भी दे दी है। फिर उसके बाद कैपिटल की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो इसका भी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। एडिशनल कैपिटल 80,000 रुपए उसमें लगाए जिसकी हमने फर्स्ट में जनरल एंट्री कर चुके हैं। ड्राइंग्स 20,000 रुपए जिसकी हम सेकंड जनरल एंट्री कर चुके हैं। उसके बाद अब बच रहा है लास्ट में प्रॉफिट 1,34,000, यानी कि इसकी फिर जनरल एंट्री करेंगे। तो अब देखते हैं 1,34,000 की एंट्री करते हैं उससे पहले क्या एडजस्टमेंट आपको करना है।